नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी एक बार फिर से लेकर आई हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का। दोस्तों, आज मैं इस पिटारे से निकालूंगी अपनी लिखी एक कहानी हिस्सेदारी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। गांव के चौराहे पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहां हमेशा ही चहल पहल लगी रहती थी। लेकिन आज बात कुछ अलग थी। लगभग सारा गांव बरगद के नीचे मौजूद था। आज पंचायत जो लगी थी। सरपंच आगे अपनी जगह ले चुके थे। एक तरफ कमलेश, विमलेश और निखिलेश, तीनों भाई अपने अपने बीवी बच्चों समेत बैठे थे। दूसरी तरफ सेवाराम अपनी पत्नी भानुमति के साथ बैठा था। भानुमति की बूढ़ी आंखें अपने तीनों बच्चों पर गड़ी थी। वह सोच रही थी, बच्चों ने घर में तो कुछ बात नहीं निकाली, फिर सीधे सरपंच के बुलावे का क्या कारण हो सकता है। 2 दिन पहले मंझली बहू और छोटी बहू में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहीं यही वजह तो नहीं। कुछ दिनों पहले गांव के ही कुछ लड़के छोटे बेटे को ढूंढते हुए घर आए थे। किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। कहीं यही वजह तो नहीं जिसके लिए आज हमें यहाँ सबके सामने इस तरह बुलाया गया है। ऐसे कई सवाल एक साथ भानुमति के दिमाग में चहलकदमी करने लगे। इधर सेवाराम अपनी ही धुन में खोया हुआ था। अपनी नजरें आकाश की तरफ गड़ाए जैसे कोई गहन विचार कर रहा था। सरपंच का इशारा मिलते ही बड़े भाई कमलेश ने पहल की और कहा, बाबूजी, हम तीनों भाइयों ने अलग होने का निर्णय किया है। सारे गांव और पंचायत के सामने आप सबकी हिस्सेदारी कर दे, बस यही कहना है। उसकी बात सुनते ही भानुमति पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी थी। लेकिन सेवाराम अभी भी आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए था। उसने देखा, बहुत काले और घने बादल छाए हुए थे आज। सरपंच रामलाल ने अपना विचार रखते हुए कहा, भाई सेवाराम, जब सबका मिलजुल कर रहना कठिन हो रहा है तो बच्चों को हिस्सेदारी देकर बंटवारा करना ही सही रहेगा। अब तो बस तुम यहाँ बताओ, तुम और तुम्हारी पत्नी किस बेटे के पास रहोगे। कोई आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही मंझले बेटे विमलेश ने कहा, यहाँ भी क्या कोई पूछने की बात है। 4 महीने माँ बाबूजी बड़े भैया के पास रहेंगे, 4 महीने मेरे पास और बाकी के 4 महीने छोटे भाई निखिलेश के पास। विमलेश की बात सुन बाकी दोनों भाइयों ने भी सहमति में अपनी गर्दन हिलाई, जिससे साफ था कि उन दोनों को भी इस बात से कोई अड़चन नहीं थी। उनकी सहमति पर सरपंच रामलाल ने सेवाराम की ओर देखते हुए कहा, चलो तो फिर निर्णय हो गया, अब संपत्ति की हिस्सेदारी करते हैं। अब तक चुपचाप आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे सेवाराम ने लगभग चीखते हुए ही कहा, हिस्सेदारी? कैसी हिस्सेदारी? यहाँ तीनों क्यों करवाएंगे हिस्सेदारी, और वह भी मेरी संपत्ति की हिस्सेदारी? बंटवारा करूंगा मैं, संपत्ति का मालिक मैं हूँ। जिन कपड़ों में यहाँ बैठे हैं उसी में अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाएं और बारी बारी से 4-4 महीनों के लिए मेरे घर रहने आए। बाकी के महीनों की अपनी और अपने परिवार की व्यवस्था यहाँ खुद कर लें। सेवाराम की बात सुन सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सेवाराम ने बंटवारे की जो नई सोच सबके सामने रखी थी, शायद उसने वहां मौजूद सारे बड़े बूढ़ों की आंखें खोल दी थी। सेवाराम ने एक बार फिर ऊपर आकाश की ओर देखा। काले बादल अब हट गए थे और नीले आकाश में सूरज जगमगा रहा था। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म हुई। मैं आशा करती हूँ कि आज की मेरी यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो मेरी इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट देना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ।